ठीक है दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में कूद रहे हैं जो शाही ठाट बाट के पीछे छिपे अंधेरे राज और जुनून की दास्तां बयां करती है। ये कहानी है महारानी की, जो अपने ही सिंहासन पर कैद है, और उस ग्रैंड ड्यूक की जिसकी वफादारी जुनून में बदल चुकी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये शानदार कहानी। शाही शिकार के समापन के साथ रईसों ने अपने शिकार अपनी महारानी अरनरोड लिनिस्टर के सामने पेश किए। एक सहायक ने झुककर फुसफुसाया कि अब वो समय आ गया है जब महारानी को उस व्यक्ति का चुनाव करना है जिसे दिन का सम्मान मिलेगा। उसकी नाजुक निगाह हालांकि बड़े शिकारों को नजरअंदाज करती हुई एक छोटे से पकड़े गए जीव पर जाकर टिकी। एक शांत उदासी ने उसे घेर लिया जब उसने स्वीकार किया कि उसे लोमड़ी का जीवंत लाल रंग बहुत भाता है। जब ये सवाल उठा कि इस शिकार का शिकारी कौन है, तो दृढ़ निश्चयी काउंटेस फ्रांसिस आगे बढ़ी और अपना पुरस्कार लेने का दावा किया। शिकार के विजेता का नाम लगभग तय ही हुआ था कि तभी देखने वालों में एक हलचल फैल गई। काउंटेस फ्रांसिस अचानक घबराते हुए आगे बढ़ी और उसने जोर देकर कहा कि यह सम्मान उसका नहीं है। उसने तर्क दिया कि यह ग्रैंड ड्यूक एनॉक को मिलना चाहिए, जिन्होंने दुर्लभ चांदी के हिरण को पकड़ा था। हालांकि एक खूबसूरत महिला ने ठंडे स्वर में इसे खारिज करते हुए काउंटेस को बहुत विनम्र बताया। उसने समझाया कि जहां दूसरे पुरस्कार बर्बाद कर दिए गए थे, वहीं एनॉक के हिरन के मुंह पर एक अजीब सा झाग था, जो एक स्पष्ट और चौंकाने वाला संकेत था कि उसने जानबूझकर उस प्राणी के आखिरी पलों को लंबा खींचा था। डॉयगर एम्प्रेस की निगाह काउंटेस फ्रांसिस पर टिकी रही। उसने महिला के बेदाग लोमड़ी के शिकार की तारीफ की और कहा कि उस पर केवल एक ही घातक चोट थी। एनॉक की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि शिकार हमेशा सम्मान के साथ करना चाहिए। फिर महारानी सीधे उसकी ओर मुड़ी और पूछा कि क्या उसके फैसले से उसके अभिमान को ठेस पहुंची है। एनॉक के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई जब उसने सम्मान का दिखावा करते हुए कहा कि वह तो साम्राज्य की शानदार बुद्धि पर केवल आश्चर्यचकित हो सकता है। एरॉन, जो एक तरफ खड़ा था, ये तनावपूर्ण आदान प्रदान पूरी तरह से चुपचाप देख रहा था। उसका अपना डर साफ झलक रहा था। शिकार समाप्त होने के बाद एक युवा स्वामी मार्क्विस बर्न के पास आया और टिप्पणी की कि कितने अफसोस की बात है कि उसका शानदार सुअर नहीं जीता। मार्क्विस ने शांति से टाल दिया, कहा कि ग्रैंड ड्यूक रोर को ज्यादा अफसोस होना चाहिए, जिसने महारानी की इच्छा को इतनी सटीकता से पालन करते हुए एक खूबसूरत चांदी के हिरण को पकड़ा था। जैसे ही रईस आपस में फुसफुसाने लगे, एक उदास एरॉन अपने कैरेज में सवार होकर चली गई और एनॉक की विशाल आकृति घोड़े पर सवार होकर उसे देखती रही। ये ठंडी दूरी देखकर एक रईस महिला ने मन ही मन सोचा कि ग्रैंड ड्यूक चाहे कुछ भी कर ले, महारानी कभी भी उसके लिए अपना दिल नहीं खोलेंगी। अपने सिंहासन पर बैठी एरॉन रोड ने औपचारिक रूप से युवा स्वामी को विदा किया। उसकी आवाज में उस थकान का नामो निशान नहीं था जो उसकी हड्डियों में उतर चुकी थी। जैसे ही वे अकेले हुए, उसने राहत की सांस ली और अपने सहायक को बताया कि दिन की उत्सवों ने उसे थका दिया था। जैसे ही वो महिला पानी लेने के लिए जल्दी से गई, ग्रैंड हॉल का माहौल अंधेरे और दम घोटू में बदल गया। जब एक हाथ ने उसे अंततः गिलास दिया, तो एरॉन ने ऊपर देखा। उसके होठों पर आभार के शब्द थे, लेकिन वो अचानक सहम गई। उसका दिल डर से धड़कने लगा जब उसने देखा कि उसके सामने कौन खड़ा है। एनॉक की आवाज ने उसकी घबराहट को चीरते हुए कहा, वह उसकी चिंता का मुखौटा लगाए हुए था कि वो कितनी बीमार लग रही है। एरॉन जैसे ही पीछे हटी, उसने शाही चिकित्सक को बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन इस पेशकश ने उसके आतंक को और बढ़ा दिया। उसने जाने की भीख मांगी, उसकी आवाज टूट गई, फिर एक हताश चीख में बदल गई। उसे वापस जाने का आदेश दिया। अचानक एक झटके में शराब का गिलास फर्श पर बिखर गया, पूरे कमरे को सन्नाटे में डाल दिया। एनॉक के शरीर में एक झटका सा लगा, उसका संयम टूटने लगा, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसने धीमी आवाज में माफी मांगी और एरॉन ने अपने हाथों को कसकर बंद करते हुए चुपचाप उसे स्वीकार कर लिया। दिखावटी उदारता के भाव के साथ एनॉक ने विनम्रता से एरॉन को धन्यवाद दिया और एक कपड़े से धीरे से उसके हाथ को पोंछा। ये स्पर्श उसे झकझोरने के लिए काफी था। अभिभूत होकर उसने जल्दी से बहाना बनाया और बड़ी सीढ़ियों से ऊपर भाग गई, उसकी दमघोटू उपस्थिति से बचने के लिए। जैसे ही वो गायब हुई, एक बुजुर्ग मार्क्विस एनॉक के पास आया और सोचने लगा कि महारानी उसके साथ इतनी ठंडी क्यों है। उसने कहना शुरू किया कि एनॉक के कार्यों की बदौलत ही वो सिंहासन पर है। ये बात एनॉक के मन में एक अधेरी याद को जगा गई। उसके दिमाग में उस अराजकता भरे दिन की तस्वीर कौंध गई जब एक ब्लेड में एनॉक का निर्दयी चेहरा झलक रहा था। मार्क्विस, एनॉक ने टोका। उसकी आवाज खतरनाक रूप से धीमी थी और उसका हाथ सफेद पोरियों के साथ मुट्ठी में बंध गया था। जहरीली फुसफुसाहट के साथ एनॉक ने मार्क्विस को याद दिलाया कि व्यक्ति को अपने शब्दों से सावधान रहना चाहिए, खासकर उच्च पद की व्यक्ति के बारे में। जैसे ही उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया, उस पर भयानक एहसास हुआ कि उसने सम्राट के पागल कुत्ते को छेड़ दिया था। फिर सीन बदलता है और हमें एरॉन की एक दम घोटू याद दिखाई जाती है, जो अपनी डेस्क पर बैठी थी।
वो चौंक गई जब एक गहरा लाल धब्बा उसके कागजों पर टपक गया। उसकी निगाहें ऊपर उठीं और उसने पाया कि एनॉक की विशाल परछाई कमरे को घेर रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जब उसने उसकी दस्तक का जवाब नहीं दिया तो उसने खुद ही अंदर आने का फैसला कर लिया। उसकी आवाज में झूठी चिंता थी जब उसने एरॉन के पीले रंग पर ध्यान दिया, कहते हुए कि वो चिंतित था कि उसने खुद को बहुत ज्यादा थका लिया था। उसके देर से आने का बहाना भी खौफनाक था। उसने कहा कि कुछ परेशान करने वाले लोगों से निपटने में उसे देर हो गई। उससे दूर जाने की हताशा में एरॉन आराम करने के लिए सहमत हो गई और उससे कहा कि उसे भी जाना चाहिए। एक पल के लिए उसने राहत दिखाते हुए सहमति में अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक एक झटके में वो आगे बढ़ा। कागजात हवा में बिखर गए जब उसने उसे पकड़ लिया। उसकी सांस उसके अप्रत्याशित आलिंगन के झटके में खो गई। उसकी मजबूत पकड़ में फंसकर एरॉन केवल दिन की चौंकाने वाली घटनाओं के बारे में हकला सकती थी। एनॉक की आवाज उसकी त्वचा पर एक धीमी फुसफुसाहट थी, उसे चिंता न करने के लिए कह रही थी। उसने वादा किया कि वो जाएगा, लेकिन उसके शब्दों में एक खौफनाक शर्त थी। जाने से पहले उसे कुछ पुष्टि करनी थी। एक इशारे में उसने उसके होठों को पार किया, ठंडेपन से उसका निरीक्षण किया। एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई जब उसने उसकी ओर देखा। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वो संतुष्ट था। महारानी वास्तव में ठीक थीं। उसका नियंत्रण पूरी तरह से टूट गया और एनॉक ने एरॉन को दीवार से लगा दिया, कागजातों की बौछार के बीच। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने उसके अचानक आक्रामकता के बारे में पूछा, लेकिन वो केवल अजीब शांति के साथ उसे देख रहा था। इसी बीच एक और याद उभरती है जो चांदनी से सराबोर थी। एक भव्य महल के फव्वारे के पास एक युवा एनॉक रोर घुटने टेक कर अपना परिचय दे रहा था। सामने वाली लड़की राजकुमारी एरन रोड थी, जो पत्थर के फर्श पर बैठी पूरी तरह से अचंभित थी। उसके पास एक अभ्यास तलवार पड़ी थी। जैसे ही उसके होठों से रोर नाम निकला, उसके चेहरे पर कुछ अपठनीय सा चमक गया। उसने पूछा कि वो इतनी देर से क्या कर रही है। उसकी आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। शर्माते हुए उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं। उसके गाल गुलाबी हो गए क्योंकि उसने जोर दिया कि वो ठीक है। बड़बड़ाते हुए उसने कहा कि वो अभी तलवारबाजी का अभ्यास करने ही वाली थी। फिर हताशा में उसने उससे विनती की कि वो उसे देखने का राज रखे। एनॉक की तीव्र लाल भूरी आंखें उसे देख रही थीं। उसकी अभिव्यक्ति अडिग थी। इससे पहले कि वो कुछ कहे, वो अपने पैरों पर उछली और अंधेरे में भाग गई। उसे अपनी भागती हुई राजकुमारी को पुकारता छोड़ गई। वर्तमान में लौटते हुए एक मीठी कड़वी मुस्कान एरॉन के होठों पर आ गई। उसने उसे धन्यवाद दिया और माना कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अभी भी वो राज रखेगा। लेकिन एनॉक का जवाब चौंकाने वाला था। उसने ठंडे स्वर में कहा कि वो केवल उसके आदेश का पालन कर रहा था। इसी बीच एक खूबसूरत गोरे बालों वाली महिला एनॉक की ओर झुकी। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। उसने उसे इतने कठोर न होने को कहा। आखिरकार उसने उसे याद दिलाया कि वे सगाईशुदा थे। उसकी आंखें सच्ची खुशी से चमक उठीं जब उसने कबूल किया कि वो कितनी खुश थी जब उसे पता चला कि वो उसका मंगेतर है। उसकी गर्म बातों का सामना ठंडी खामोशी की दीवार से हुआ। एनॉक की लाल निगाहें दूर थीं। उसका चेहरा ठंडी उदासीनता का मुखौटा था, जो उसे बदले में कुछ नहीं दे रहा था। धूप से भरे बगीचे में खड़ी उसने धीरे से उसका नाम पुकारा, लेकिन ग्रैंड ड्यूक पूरी तरह से अडिग रहा, अपने अंधेरे विचारों में खोया हुआ। एरॉन की एक और याद में एक युवा एरन रोड की मासूम इच्छा गूंजती है, एक हताश उम्मीद कि अगर वो थोड़ा और कोशिश करती तो शायद एनॉक उससे खुश हो सकता था। ये नाजुक दृश्य एक ठंडी बारिश से भीगी रात में पैदा हुआ था, जहां वो अंधेरी जमीन पर घुटनों के बल बैठी उसके बेहोश शरीर को संभाल रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया कि सब ठीक है, उसके अंत तक उसके साथ रहने का वादा किया। उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा तूफान में एक भूतिया गूंज की तरह थी। जैसे ही उसने उसे करीब से पकड़ा, उसके दिल की बात एक आंसुओं से भरी हताश प्रार्थना थी। उसकी आवाज टूट रही थी जब उसने कबूल किया कि वो उसे कितना पसंद करती थी। सुनहरी सुबह की रोशनी महारानी के कक्षों की सजी धजी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। बेचैन नींद में करवटें बदलती एरॉन अपनी चादरों में उलझी हुई थी। उसके चांदी जैसे बाल काले बिस्तर के खिलाफ एक तीव्र विपरीतता बना रहे थे। उसके सपने पिछले दिन की अस्वीकार किए गए इकबालिया बयान से परेशान थे। उसकी अचेतन पीड़ा की गहराइयों में उसका हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बढ़ा जो वहां नहीं था, एक खामोश दिल दहला देने वाला इशारा। चौंक कर जागते हुए वो अपने बिस्तर के किनारे पर अकेली बैठ गई। खाली कमरे की भव्यता ने उसे निगल लिया। वो अपने सुनहरे पिंजरे में एक और दिन का सामना कर रही थी। एक नौकरानी एरॉन के कक्षों में दाखिल हुई। उसकी आवाज में चिंता थी कि महारानी अभी तक नहीं उठी थीं। उसने हल्के सूप के साथ एक ट्रे पेश की, लेकिन एरॉन, जो पीली और परेशान दिख रही थीं, ने चुपचाप मना कर दिया, कहा कि उसे भूख नहीं है। नौकरानी का सौम्य व्यवहार बदल गया।
उसने समझाया कि ग्रैंड ड्यूक एनॉक चिंतित थे कि एरॉन ने खुद को बहुत थका दिया है और वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि वो कुछ खाए। एरॉन का विद्रोह तब टूट गया जब नौकरानी की आवाज खौफनाक रूप से दृढ़ हो गई, कहते हुए कि ये कोई अनुरोध नहीं था बल्कि उनके महामहिम का आदेश था। ये शब्द हवा में लटक गए, उसके सुनहरे पिंजरे की एक स्पष्ट याद दिलाते हुए एरॉन को कड़वी स्वीकृति के साथ कांपने पर मजबूर कर दिया। चाय में अपना ही थका हुआ प्रतिबिंब देखकर उसे वो दृश्य बहुत दयनीय लगा। भव्य परिषद कक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ था जब वो विशाल मेज के शीर्ष पर बैठी थी। सोच रही थी कि क्या ये बैठकें उसकी अपनी आवाज के लिए सिर्फ एक प्रतिध्वनि कक्ष थीं। एक बुजुर्ग स्वामी ने अंततः चुप्पी तोड़ी। उसका स्वर विनम्र लेकिन दृढ़ था। उसने सम्राट की कर कम करने की इच्छा को स्वीकार किया, लेकिन आसानी से उसे उन समस्याओं पर विचार करने के लिए कहा जिससे उनकी भूमि पर पैदा होंगी। एक ही संरक्षणात्मक बयान के साथ उसके अधिकार को खारिज कर दिया गया, जिससे वो पूरी तरह से चुप हो गई। भारी मन से एरॉन ने कहा कि अकाल 3 लंबे वर्षों से जारी था। उसने घोषणा की कि वो अपने लोगों पर और अधिक बोझ नहीं डाल सकती। जहां एक मंत्री ने उसकी चिंता को शांत करने वाले स्वर में स्वीकार किया, वहीं उसके भाई ऑर्बी ने चिकनाई से टोक दिया। उसने तर्क दिया कि अगर कर कम किए गए तो शाही परिवार की आय को नुकसान होगा। उसकी आंखें सीधे उसकी ओर देखते हुए एक ठंडी चुनौती भरी रोशनी से चमक रही थीं। उसने सीधे पूछा कि वो अब खाली हुए राजकोष को फिर से कैसे भरने का इरादा रखती है। ये सवाल एक पूरी तरह से तैयार किया गया जाल था, जिसे उसके अनुभवहीनता को उजागर करने और उसे पूरी तरह से चुप कराने के लिए डिजाइन किया गया था। एरॉन ने लेखा परीक्षकों को भेजने की अपनी योजना की घोषणा की, कहते हुए कि करों से बचने के लिए खामियों का फायदा उठाने वाले रईसों को अब जवाबदेह ठहराया जाएगा। एक युवा स्वामी ने व्यंग किया। उसे यकीन था कि कोई भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन एरॉन ने दृढ़ता से कहा कि यह शासक वर्ग का कर्तव्य था। दरबार का विरोध एकदम घोटू प्रभाव में बदल गया, जिससे वो सिंहासन पर अलग थलग पड़ गई। अचानक एनॉक की आवाज ने शोर को चीर दिया। उसने घोषणा की कि उसका डची लेखा परीक्षा स्वीकार करेगा और यहां तक कि किसी भी गबन की गई संपत्ति के लिए जुर्माना भी अदा करेगा। एरॉन उसके आत्मविश्वास से भरे खौफनाक मुस्कान को देखकर हैरान रह गई। एक बुजुर्ग रईस पूरी तरह से अविश्वास में घूर रहा था, लेकिन एनॉक की आवाज खतरनाक रूप से शांत थी जब उसने कहा कि वो महारानी की इच्छा का पालन करने के लिए तैयार है, चाहे वो कुछ भी हो। उसकी चाल ने दूसरे रईसों को घेर लिया और जैसे ही वे अनिच्छा से मान गए, ऑर्बी का हाथ खामोश गुस्से में उसकी कुर्सी पर जकड़ गया। इससे पहले कि एरॉन परिषद को खारिज करती, उसके भाई ने एक व्यंग के साथ टोक दिया। उसने टिप्पणी की कि वो कितनी भाग्यशाली थी कि उसे ऐसा वफादार विषय मिला, सोचते हुए कि वो शायद अभी ठंडी हो, लेकिन एक दिन उसे निश्चित रूप से एनॉक की गहरी और अटल भक्ति को स्वीकार करना होगा। ऑर्बी की मुस्कान हवा में लटक गई, लेकिन एनॉक की लाल निगाहें पहले ही अंदर की ओर मुड़ चुकी थीं। वो खौफनाक निश्चितता से जानता था कि वो कभी वफादार विषय नहीं बन सकता। इस विचार ने उसे धूप से भरे बागीचे की याद में डाल दिया, जहां महारानी की शोकात गुरमही पत्थर की सीढ़ियों पर झुकी बैठी थीं। उसने चिढ़कर उसे भगाने की कोशिश की, उसे एक सेवक समझकर, लेकिन उसकी आवाज ने उसके दुख को चीर दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा कि वो उसकी सेवा करने नहीं आया था। जैसे ही महारानी ने चौंक कर ऊपर देखा, उसने केवल उस भारी मेकअप पर टिप्पणी की जो उसने पहना था। एनॉक की आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। उसने समझाया कि उसने उसे सिंहासन पर इसलिए बिठाया था ताकि वो विलासिता में रहे, दुनिया से अपनी आंखें और कान बंद कर ले। उसके दस्ताने पहने हुए अंगूठे ने उसके होठों को सहलाया, उसे एक बुद्धिमान शासक की नकल करने के लिए डांटा, एक ऐसी भूमिका जो उस पर सूट नहीं करती थी। एक ही फुर्ती से उसने उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। एरॉन हाफ गई, डर से हकलाते हुए कि क्या होगा अगर किसी ने उन्हें देख लिया, लेकिन एनॉक केवल झुका। उसकी आवाज खतरनाक रूप से चिकनी थी। उसने कहा कि वो उसका निरीक्षण करना चाहता है, इससे पहले कि वो पूछे कि वो अचानक इतनी शर्मीली क्यों हो रही है। एनोक की आवाज एक खौफनाक फुसफुसाहट थी। उसने पूछा कि क्या महारानी भूल गई थी कि उसने ये पद हासिल करने के लिए क्या बलिदान दिया था। इस सवाल ने एरॉन को उसकी शादी के दिन की उग्र तबाही में वापस झोंक दिया। वो विनाशकारी परिणामों के बीच फर्श पर थी। उसका गाउन दागदार था। वो उसके ऊपर खड़ा था। उसकी आवाज गूंज रही थी जब उसने घोषणा की कि वो अब एकमात्र शाही बची थी। बहुत पहले उसकी जान बचाने के बदले में उसने उसे एक भयानक विकल्प दिया। सम्मान के साथ अपनी जान ले लो या उसके पास रहो और महारानी बनो। एनोक का हाथ कांप रहा था, जो उसकी आवाज में ठंडे संकल्प के बिल्कुल विपरीत था। उसने दावा किया कि उनकी पिछली सगाई के स्नेह को देखते हुए वो राजकुमारी को ये एक दया अवश्य दे सकता है। क्रूर विडंबना हवा में लटकी हुई थी और एरॉन केवल हकला सकती थी। उसके होंठ कांप रहे थे क्योंकि वो एक शब्द भी नहीं बना पा रही थी।
कभी भव्य हॉल अब उनके भयानक दृश्य के लिए एक खामोश बर्बाद मंच था। गिरी हुई आकृतियों से घिरी वो उस आदमी के साथ पूरी तरह से अकेली थी जिसने अभी अभी उसकी पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। एक असंभव विकल्प के साथ छोड़ दी गई, एरॉन ने उससे विनती की। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने उसे याद दिलाया कि अभी भी दिन का उजाला था। लेकिन एनोक ने उसके डर को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि बगीचा शायद ही कभी देखा जाता है। उसे ठंडे पत्थर के रास्ते पर दबा दिया। उसकी लाल आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं और डरी हुई महारानी को वो पूरी तरह से भ्रमित लग रहा था। वो केवल फुसफुसा सकती थी, क्यों? जब उसने धीरे से उसके चेहरे से चांदी के बालों की एक लट हटाई, उसकी तीव्र निगाहें उसे बंदी बनाए हुए थीं। उसका स्पर्श उसकी आंखों के खतरे के लिए एक चौंकाने वाला विरोधाभास था। करीब झुकते हुए एनोक की आवाज़ उसके कान में एक कोमल स्पर्श थी जब उसने समझाया था कि उसने दोपहर के भोजन के लिए उसके पसंदीदा व्यंजनों की व्यवस्था की थी। लेकिन गर्माहट गायब हो गई जब उसने आदेश दिया कि वो हर आखिरी निवाला खत्म करे। जब एरॉन झिझकी तो उसने उसके डर को गलत समझा। उसकी आवाज़ एक धीमी संकेतात्मक फुसफुसाहट में बदल गई क्योंकि उसने अभी ऐसा करने की पेशकश की। घबराकर उसने जल्दी से मना कर दिया, लेकिन उसने केवल उसके बालों में उंगलियां फेरी, नकली निराशा व्यक्त की। फंसी हुई वो केवल एक स्थिर दिल की धड़कन सुन सकती थी। इस दम घोटू पल में एक अजीब तरह से मानवीय ध्वनि, धूप से सराबोर एक आंगन में एक भ्रमित करने वाला विचार उभरा। इस राक्षस के नीचे ये आदमी सिर्फ एक सामान्य इंसान था। एनोक की आवाज़ अजीब तरह से नर्म थी जब उसने वादा किया कि वो उसे समय पर उठा देगा, उसे चिंता न करने और आराम करने के लिए कहा। पूरी तरह से थकी हुई एरॉन अंततः थकान के आगे झुक गई। उसके द्वारा पकड़े जाने पर बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। वो उसकी स्थिर आकृति पर नजर रखे हुए था। उसकी तीव्र निगाहें उसकी विशेषताओं का पता लगा रही थीं जब उसने उसकी उपाधि फुसफुसाई। झूठी शांति के इस पल में महारानी उसकी दया पर पूरी तरह से निर्भर थी, यहाँ तक कि अपने सपनों में भी। कुछ दिनों बाद साम्राज्य के रईस नाराजगी से उबल रहे थे। एक स्वामी ने मेज पर मुक्का मारते हुए शिकायत की कि उन्हें महारानी के नए आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जब वे शाही निरीक्षण दलों के बारे में बड़बड़ा रहे थे तो उनकी चिंता का असली स्रोत जल्द ही स्पष्ट हो गया। ग्रांड ड्यूक एनोक सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन कर रहे थे। एक रईस ने जोर देकर कहा कि उनके महामहिम को उसके द्वारा खींचा नहीं जा सकता, लेकिन तभी एक और आदमी की ठंडी आवाज ने बीच में टोकते हुए पूछा कि वो किस तरह के रिश्ते के बारे में फुसफुसा रहे हैं। एक रईस ने जोर से टिप्पणी की कि ग्रैंड ड्यूक को अपनी उपाधि विरासत में मिले काफी समय नहीं हुआ था। उसके शब्दों ने एक लंबे समय पहले की यादें ताज़ा कर दी। दिवंगत सम्राट अपनी बेटी एरॉन को बहुत प्यार करते थे। एक सदी में जन्मी पहली राजकुमारी के रूप में उसकी खुशी उनका जुनून थी। उन्होंने ये निश्चित करने के लिए चरित्र और रूप रंग वाले संभावित वरों की सूची तक तैयार की थी कि वो शुद्ध आराम और प्यार का जीवन जिए। लेकिन अपने कारणों से महारानी ने इस योजना का पुरजोर विरोध किया और इसे चुपचाप छोड़ दिया, जिससे एरॉन का भविष्य अधर में लटक गया। उसकी माँ की गोमल आवाज़ एक दूर की याद से गूंजती है, एक दिल को छूने वाली प्रार्थना कि एरॉन किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करे जिसकी वो वास्तव में देखभाल और प्यार कर सके। इसके विपरीत उसके मंगेतर के रूप में चुना गया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रोर का प्रभावशाली ग्रैंड ड्यूक था। एक और रईस के लिए इसने यादों की बाढ़ ले आई। उसे अपने पिता के साथ महल का दौरा करना याद आया और उसने एनोक को एक रदीमयी महिला के साथ देखा। वे एक साथ बहुत खुश दिखते थे। जब वो उसका नाम पुकारती थी उसकी आवाज़ स्नेह से भरी हुई थी, लेकिन वो उज्ज्वल पाठ अब केवल एक दर्दनाक याद थी। सब व्यर्थ। एक अंधेरी याद उभरती है। एक प्रसिद्ध सगाई के केवल 1 साल बाद रोर के दिवंगत ग्रैंड ड्यूक एनोक के पिता पर कथित राजद्रोह के लिए अंतिम परिणाम का सामना करना पड़ा। वर्तमान में रईसों का एक समूह साजिश रच रहा है। एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि अब महारानी पर दबाव बनाने का समय है। वो एक युवक की ओर मुड़ता है और प्रस्ताव रखता है कि ड्यूक सिलास हमारे मध्यस्थ के रूप में कार्य करें। ये अप्रत्याशित प्रस्ताव ड्यूक को चौंका देता है। बाद में वो महारानी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन एक सहायक उसे रोक लेता है। सिलास जोर देता है, ये मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सहायक शांति से समझाता है कि महारानी इस समय व्यस्त हैं। वे ग्रैंड ड्यूक रोर के साथ हैं और उनकी बातचीत लंबी खिंच रही है। ये खबर एक सन्नाटा कर देने वाला झटका था। रईस की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने इसे समझने की कोशिश की। वो केवल उस आदमी की उपाधि अविश्वास में फुसफुसा सकता था। ये नाम ही एक अशुभ उपस्थिति को बुलाने वाला था। एक शानदार कमरे में हवा एक अकथित खतरे से भरी हुई थी। एरन का हाथ कांप रहा था। वो अपने कागजात को बुरी तरह से सिकोड़ रही थी जब उसने बस एक पल के लिए विनती की। उसका हाथ उसके होंठों तक ले जाते हुए उसने उससे कहा कि वो अपनी आवाज़ को रोके नहीं। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। ये उसका कार्यालय था। अगर कोई अंदर आ गया तो क्या होगा? मानो उसके आतंक ने उन्हें बुला लिया हो। एक तेज दस्तक गूंजी।
एक बुजुर्ग मंत्री ने प्रवेश करते हुए तत्काल दर्शन का अनुरोध किया और एरन जम गई। शुद्ध अपमानजनक शर्मिंदगी की लहर में फंस गई। भव्य दरवाजों के दूसरी तरफ एरन का भाई ओरिबे मांग कर रहा था कि उसकी बात क्यों नहीं मानी गई। एक सहायक ने घबराकर माफी मांगते हुए कहा कि ड्यूक सिलास ने तत्काल दर्शन का अनुरोध किया था। इस नाम ने एरन में घबराहट पैदा कर दी। वो सोचने लगी कि ड्यूक अब क्यों आएगा। बेफिक्र एनॉक की निगाहें उस पर टिकी रहीं। उसकी आवाज़ एक धीमी फुसफुसाहट थी, क्योंकि उसने पूछा कि क्या वो ड्यूक को दर्शन देगी। जैसे ही वो शर्मिंदगी में जम गई, उसने अचानक उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। एरन चिल्लाई, लेकिन उसने बस कहा कि उसे पहले उसे ठीक करना चाहिए। उसने उसे याद दिलाया कि एक स्वामी को इतना अस्त व्यस्त नहीं दिखना चाहिए, उसके अपने शब्दों का क्रूरतापूर्वक उपयोग करते हुए। लेकिन वो अंधेरा एक याद में बदल गया। सीन एक उज्ज्वल अतीत में बदल जाता है, एक भव्य धूप से सराबोर कमरे में, जहां एक बहुत छोटी एरन बीमार पड़ी थी। एनॉक की परछाई उस पर पड़ी। उसकी आवाज़ नर्म थी जब उसने राजकुमारी को पुकारा। उसकी पलकें नींद से अभी भी भारी होने के कारण खुलीं और उसने नींद में आश्चर्य से उसका नाम लिया। उसने समझाया कि उसने सुना था कि वो ठीक नहीं है और वो उसकी हालचाल लेने आया था। शर्माते हुए उसने जोर दिया कि वो ठीक है, अपनी शक्ल को लेकर चिंतित थी। लेकिन एनॉक ने केवल मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया कि वो हमेशा सुंदर लगती है। शर्माते हुए एरन ये पूछा कि क्या वो वास्तव में उसके लिए अपने महल से इतनी दूर आया था। उसने पुष्टि की कि वो चिंतित था कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है, ये जोड़ते हुए कि उसकी माँ महारानी ने उसे दयापूर्वक आने की अनुमति दी थी। एक उदास याद में दिवंगत सम्राट एक युवा एनॉक के सामने बैठे थे, ये स्वीकार करते हुए कि सगाई परेशान करने वाली रही होगी। उन्होंने समझाया कि एरन, जिसे इतने प्यार से पाला गया था, सोने से भी अधिक मूल्यवान बेटी थी। अपने कप को एक दृढ़ क्लिक के साथ नीचे रखते हुए सम्राट की आवाज़ गंभीर हो गई। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एनॉक उसके साथ दया का व्यवहार करेगा, क्योंकि वो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं करेंगे जो उसकी बेटी के दिल को ठेस पहुंचाने की हिम्मत करे। वो याद एक और में बदल गई, जहां एक बीमार एरन ने एनॉक की कोमल उपस्थिति को अपने बिस्तर के पास अजीब पाया। उसने शर्माते हुए स्वीकार किया कि उसने सोचा था कि वो उसके द्वारा हमेशा उसका पीछा करने से परेशान होगा, लेकिन उसने जल्दी से इनकार कर दिया। अपने पिता के शब्दों को याद करते हुए एरन का दिल फूल गया। अपने कंबल से झांकते हुए उसने उसका नाम पुकारा और कबूल किया कि वो उसे पसंद करती है। उसकी दयालुता, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए फुसफुसाया, उसे ऐसा महसूस कराती है जैसे वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जैसे ही उसने भविष्य की बात की, वो मासूम उम्मीद एक अशुभ दृष्टि से टूट गई, एक अंधेरे विनाशकारी भाग्य की। उस विनाशकारी दृश्य की लाल अराजकता में एनॉक का दिमाग एक ही जुनूनी प्रतिज्ञा पर टिका हुआ था। एरन को हमेशा उसके साथ रहना था। लेकिन एक क्रूर आवाज़, तिरस्कार से भरी हुई, उसके विचारों को चीरते हुए व्यंग किया कि रोर का शक्तिशाली घराना भी सम्राट द्वारा त्याग दिए जाने पर एक दांतहीन कुत्ते से अधिक कुछ नहीं रह जाता है। आवाज़ ने उसे मूर्ख कहा, पूछा कि क्या वो आखिरकार समझ गया कि वो इस युद्ध के मैदान में क्यों फंसा हुआ था। एक दस्तावेज उसकी सुन्न उंगलियों से फिसलकर दागदार जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजकुमारी ने खुद उसे छोड़ दिया और बेच दिया था। आवाज़ ने चाकू घुमाते हुए व्यंग किया कि वो बल्कि बूढ़े मार्क्विस मैक्सवेल से शादी करेगी, न कि उसके जैसे देशद्रोही के साथ समाप्त होगी। इस रहस्योद्घाटन ने उसे तोड़ दिया। उसका इनकार एक धीमी फुसफुसाहट थी। एक याद, तीखी और क्रूर, टूटते कांच की तरह चकनाचूर हो जाती है। घूमती दरारों के माध्यम से विवरण हरी आंखों वाली एक महिला का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे उसका नाम पुकारते हुए ताना मारता है। लेकिन उसकी आवाज़ एक जहरीली फुसफुसाहट में डूब जाती है, एरन की कथित अस्वीकृति जो उसे देशद्रोही कहती है। दृष्टि एक लाख चमकते टुकड़ों में बिखर जाती है, उसे अंधेरे में डुबो देती है। हवा के लिए हांफते हुए एनॉक अपने कक्षों में झटके से जागता है। उसकी लाल आंखें दमनकारी छाया में एक भांतु ज्योति से जल रही हैं। वो मखमली कंबलों को पकड़ता है। उसके नाखून सफ़ेद हैं क्योंकि उन क्रूर शब्दों की गूंज उसके अंदर मुड़ती है, एक प्रिय अतीत को एक पीड़ादायी यातना में बदल देती है। एरोन के गले में एक हताश सांस फंस गई। एक धीमी खिंची हुई आहट उसके नाजुक गिरते हुए शरीर से बेकाबू कांपते हुए निकली। वो रेशमी चादरों के बीच अस्त व्यस्त बैठी थी। उसकी गहरी भूरी आंखें व्यथा से फैली और चमक रही थीं। ग्रैंड ड्यूक एनॉक रोर की निगाह अडिग थी। उसके बगल के कपड़े पर उसकी सूक्ष्म पकड़ उसकी दबी हुई तीव्रता का प्रमाण थी। क्या आज दर्शन देने से मना कर देना बेहतर नहीं होगा? उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति थी। जैसे ही एरोन झिझकी, वो बोलता रहा। उसके शब्द उसके कानों के खिलाफ एक खौफनाक स्पर्श थे।
अगर ड्यूक अंदर आकर ये देख ले तो उसे पता चल जाएगा कि महारानी उस तरह की हैं जो दर्शन कक्ष में भी खुद को भूल जाती हैं। क्रूर व्यंग्य ने उसके दिल को मरोड़ दिया, उसे अपमानजनक शर्मिंदगी से भर दिया। एनॉक का हाथ हिला। एरॉन के गाउन में एक हल्का सा चीरा लगा। उसकी तीखी निगाह उस पर टिकी थी। उसने सांस ली। तुम व्याकुल हो? उसने पूछा। क्या तुम मुझे इतना हास्यास्पद लगते हो? उसकी आवाज इस्पात में बदल गई। बोलो, मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना मजाक समझते हो। अब बोलो। उसने उसकी बांह पकड़ ली, फिर कहा, मेरे लिए आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। एरॉन की कड़वी हंसी फूट पड़ी। अगर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे तो मुझे सबसे नीच आदमी के पास क्यों नहीं भेज देते? एनॉक की आंखें और गहरी हो गई, सबसे नीच आदमी शब्दों को गूंजती हुई। उसने उसे करीब खींचा। मैं तो बस एक सेवक हूं जिसे तुम आदेश दे सकती हो। ना तो शर्म की कोई जरूरत है, ना ही अपने अभिमान पर अड़े रहने की। एनॉक की उंगलियां सहलाते हुए एक खौफनाक फुसफुसाहट वादा किया कि उसे केवल मांगने की जरूरत थी, लेकिन उसकी निगाहें सख्त हो गईं। उसने उस पर अभी भी उसे धोखा देने का आरोप लगाया। जैसे ही एक मुड़ा हुआ पत्र गिरा, उसकी आवाज एक कठोर आदेश बन गई। मांग की कि उसने उसकी इच्छा का पालन क्यों नहीं किया। एरॉन का मौन विरोध बना। उसका मानना था कि उसने उसे केवल वही दिया था जो वो वास्तव में चाहता था। एक तेज तीखी गति ने एरॉन से एक हाँफती हुई चीख निकाल दी। वो पीछे हटी, अपनी छाती को पकड़ा जहां एक लाल रंग का निशान खिल गया था। उसकी सांस रुक रुक कर आ रही थी। एक घुटी हुई आवाज निकली क्योंकि गहरे कंपकंपी ने उसके गिरते हुए शरीर को हिला दिया, जो अब उसके भयानक कृत्य से अपरिवर्तनीय रूप से बंधा हुआ था। एनॉक की तीव्र लाल भूरी आंखों ने एरॉन को पकड़ रखा था जब उसने धीरे से उसका हाथ सहलाया। मुझसे मत डरो, उसने बड़बड़ाया। कसम खाई कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके मन के अंदर एक समर्पित व्यक्ति का एक लाल रंग का दृश्य था जो निर्जन संघर्ष के बीच सहन कर रहा था। उसके द्वारा दी गई किसी भी क्रूरता को स्वीकार करने का एक मौन वादा। एरॉन के विचार मुड़ गए। उसने इतनी परिचितता से बात करने की हिम्मत कैसे की? उसके शाही पद की पूरी तरह से अवहेलना की। फिर भी उसकी आवाज चिकनी बनी रही जब उसने उसे याद दिलाया कि उसने उसे शुरू से ही अपने पास रखना चुना था। अगर तुम अपना गौरव बनाए रखना चाहती थी, वो करीब झुकते हुए फुसफुसाया, तो तुम्हें वो चुनाव नहीं करना चाहिए था। एरॉन केवल एक घुटी हुई हाँफ छोड़ सकती थी। उसके क्रूर अपरिहार्य तर्क से टूट गई। एरॉन के विचार स्पाइरल हो गए। उसने खुद से स्वीकार किया कि वास्तविक भावनाएं ऐसी चीज थीं जो वो कभी भी वास्तव में नहीं दिखा सकती थी। एक खामोश शक्तिशाली शक्ति उनके बीच स्पंदित हुई। उसे एनॉक की तीव्र निगाहों के नीचे सांस से रहित और पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया। उसकी काली आंखें एक खतरनाक लाल रंग से जल रही थीं, उस पर टिकी थीं। जब दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग मंत्री ने अप्रत्याशित दृश्य देखकर चौंकते हुए रुका। एनॉक का संयम तुरंत वापस आ गया। उसने चिकनाई से पूछा कि क्या मंत्री ठीक है। उसकी आवाज में एक भ्रामक शांति थी। फिर उसके गाल पर एक सूक्ष्म लाली के साथ उसने लापरवाही से टिप्पणी की कि महारानी केवल खराब मूड में लग रही थी। एनॉक जाते हुए ड्यूक सिलास को डिसमिस करते हुए उसे विशेष रूप से सावधान रहने का आग्रह किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एनॉक की तीव्र लाल आंखें उसके भीतर के विचार को धोखा दे रही थीं। भले ही वो महारानी हो, ये बहुत दूर चली गई थी। दूसरी ओर क्राउन प्रिंस और भी चौंका हुआ दिखा। ये सुनकर कि ग्रैंड ड्यूक को एक सार्वजनिक अपमान सहना पड़ा था, उसने ड्यूक सिलास का सामना किया, जिसने एनॉक के नकली विनम्रता को दोहराया। उसने केवल महारानी को नाराज किया था, केवल एक अवज्ञा के साथ बच निकलने के लिए भाग्यशाली था। और भी जो संदिग्ध था, सोचने लगा कि ऐसी शांत महिला को क्या भड़का सकता है। सिलास का रहस्यमय जवाब, ये ऐसी चीज है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ड्यूक ने और भी को एक खतरनाक बेचैनी के साथ छोड़ दिया। अब उसे अपने दर्शन अनुरोध पर पछतावा हो रहा था और एरॉन की काल्पनिक आक्रोश से डर लग रहा था। क्राउन प्रिंस और भी अपनी बेचैनी के बावजूद शांति का प्रदर्शन करते हुए मंत्री को संक्षेप में आश्वस्त किया। इस बीच एनॉक की आंखें एक अधिकारी चमक के साथ दहक रही थीं। उसने मन ही मन घोषणा की कि इस दुनिया में वो अकेला था जो वास्तव में एरॉन को भड़का सकता था, उसकी क्रूर भक्ति का एक विकृत बिल्ला। एक दर्दनाक यादों भरी। उनकी सगाई के केवल 1 साल बाद उनके अपने पिता रॉर के पूर्व ग्रैंड ड्यूक पर राजद्रोह का आरोप लगा और उनका अंत ग्रिम हुआ। अतीत एनोक के वर्तमान वर्चस्व में गूंज रहा था। ऑर्बी की निगाह तेज हो गई क्योंकि उसने मंत्री से महारानी के साथ उसके व्यवसाय के बारे में पूछा। पहले विवरण सुनने पर जोर दिया। एरॉन के अप्रत्याशित एनॉक प्रेरित प्रकोप से किसी भी संभावित प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए उत्सुक था। ऑर्बी का हाथ आगे बढ़ा, सिलास के पास मौजूद दस्तावेजों की उम्मीद कर रहा था। मंत्री परेशान दिखते हुए बड़बड़ाया, महारानी बहुत खराब मूड में है।
जैसे ही ऑर्बी ने चिकनाई से उसकी पकड़ से कागजात खिसका लिए, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय रही। मुझे क्षमा करें, उसने कहा। उसके स्वर में एक खौफनाक शांति थी, इससे पहले कि सिलास बीच में टोकता। लेकिन मेरा मानना है कि ये ऐसी चीज है जो मुझे सीधे महारानी को बतानी चाहिए। ग्रैंड ड्यूक एनोक की एक भयावह छवि कौंध गई, अदृश्य प्रभाव की एक स्पष्ट याद दिलाते हुए। सिलास टालने की कोशिश करते हुए पेशकश की, योर ब्रेस, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप इसे बाद में स्वयं महारानी से सुने? उसने सूक्ष्मता से ऑर्बी के बढ़ते नियंत्रण की लालसा को टालने की आशा की। सिलास ने सूक्ष्मता से सुझाव दिया कि प्रिंस ऑर्बी ये मामला सीधे महारानी से सुने। ऑर्बी की निगाह तेज हो गई, उसके चेहरे पर झुंझलाहट की एक झलक दौड़ गई। मैं समझ गया, मैंने अपनी सीमा लांघ ली, उसने स्वीकार किया। हालांकि उसकी आवाज में ईमानदारी की एक खौफनाक कमी थी। उसने एक सूक्ष्म चुनौती भरी मुस्कान के साथ कहा कि महत्वपूर्ण मामलों के लिए महारानी साम्राज्य की वास्तविक शासिका के रूप में स्वाभाविक रूप से उनकी पहले समीक्षा करने वाली होनी चाहिए। सिलास चुप रहा, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। फिर घोषणा आई। महारानी ने ऑर्बी को दर्शन देने की अनुमति दे दी थी। ऑर्बी के मुंह से एक सूखी हंसी निकली। ऐसा लगता है कि महारानी ने अंततः खुद को संभाल लिया है। सिलास को खारिज करते हुए उसने अपने प्रस्थान की घोषणा की। ड्यूक को उसे जाते हुए देखने के लिए छोड़ दिया। उस पर एक गहरी आशंका छा गई। और भी अपने हालिया आदान प्रदान से ठंडा एक गहरी आशंका लिए हुए था। भव्य हॉलों में एक अशुभ सन्नाटा छा गया। फिर भी छाया में एनोक की तीव्र निगाहें अधिकारी इरादे से स्पंदित हो रही थीं, महारानी के आदेश को लागू करने के लिए तैयार। एरॉन, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय, ने कर ऑडिट पर रईस के आधिकारिक बयान की जांच की। क्या ये मौजूदा कर चोरी ऑडिट के संबंध में आधिकारिक बयान है? उसने शांति से पूछताछ की। उसकी पतली उंगलियां एक पन्ना पलट रही थीं। और तुमने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। और भी हिचक गया, उसका संयम चरमरा गया। काफी विरोध हो रहा है, कुछ लोग तो अगली बैठक में शामिल न होने का इरादा रखते हैं। वो बेचैनी से देख रहा था। जैसे ही एरॉन का नाजुक हाथ एक कलम के लिए पहुंचा, उसकी चिंता कुतर रही थी। एरॉन, उसकी अभिव्यक्ति नाजुक, ऑर्बी की ओर मुड़ी। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम भी मानते हो कि मैं अवास्तविक मांगे कर रही हूं? और भी हकला गया, उसके माथे पर पसीने की एक बूंद दिखी। एक मंत्री, सिलास, आगे बढ़ा, बीच में टोकते हुए, योर ग्रेस, आपको महारानी द्वारा हमेशा के लिए नहीं खींचा जाना चाहिए। वो केवल एक मूर्ख बच्ची है जो ग्रैंड ड्यूक की शक्ति को अपनी पीठ पर लादकर उपद्रव मचा रही है। उसने फिर फुसफुसाया, क्या तुम उत्सुक नहीं हो कि उसने अपनी तरफ खींचने के लिए क्या इस्तेमाल किया? अचानक भव्य दृश्य एनोक की एक स्पष्ट छवि में बदल गया। उसकी निगाह तीव्र थी जब उसने एरॉन को करीब से पकड़ा हुआ था। उसने आधिकारिक भक्ति का विकिरण किया, खौफनाक निश्चितता के साथ घोषणा की, इस दुनिया में मैं अकेला हूं जो उसे नाराज कर सकता हूं। जूतों की हल्की आवाज ऑर्बी के उस भव्य कक्ष में प्रवेश से पहले हुई जहां एरॉन बैठी थी। वो अपनी प्रभावशाली मुद्रा के पीछे नाजुक अधिकार की एक तस्वीर थी। उसने उसे करीब से देखा, उसके कुलीन चेहरे पर चिंता की एक झलक दौड़ गई। उसकी आंखें, आमतौर पर नर्म, अब सूजी हुई लग रही थीं। उसकी अभिव्यक्ति एक सूक्ष्म उजाड़पन से उकेरी गई थी, जिससे वो सोचने लगा कि क्या वो रोई थी। उसकी निगाह फिर तीक्ष्ण और भेदक उससे मिली। ड्यूक, एरॉन ने अप्रत्याशित कठोरता से उसे संबोधित किया, तुम इस बात से अनजान नहीं हो कि अनुमति के बिना सीधे सम्राट के चेहरे पर देखना एक गंभीर अपराध माना जाता है। ऑर्बी को बेचैनी का झटका लगा। मेरी क्षमा याचना, उसने बड़बड़ाया, लेकिन एरॉन ने केवल एक नाजुक हाथ उठाया। मैं क्षमा याचना नहीं मांग रही थी। एक तनावपूर्ण मौके के बाद उसने अंततः खुद को संभाल लिया। तो इस ऑडिट के बारे में तुम्हारी क्या राय है? और भी, उसकी अभिव्यक्ति विचारशील, ने बताया कि कैसे कुलीनों के बीच मई लोग कर चोरी को एक रिवाज मानते थे, जिसने स्वाभाविक रूप से ऑडिट के लिए भीषण विरोध को हवा दी। फिर भी उनका मानना था कि सुलह पूरी तरह से असंभव नहीं है। एरॉन चुपचाप सुन रही थी, उसकी निगाह अडिग थी। जैसे ही और भी और विस्तार से बताने लगा, उसने धीरे से एक नाजुक हाथ उठाकर उसके शब्दों को रोक दिया। बस इतना ही काफी है, उसने कहा। उसकी आवाज शांत और सम थी। मेरा धन्यवाद ड्यूक। ये शब्द यद्यपि प्रतीत होने पर किसी उपस्थित व्यक्ति को संबोधित नहीं थे, उस अदृश्य प्रभाव के बारे में बहुत कुछ कहते थे। एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमा रही थी जब ऑर्बी अस्त व्यस्त दिख रहा था, भव्य कक्ष में आह भरी। वह आज कुछ अलग लग रही थी। उसने बड़बड़ाया। एरॉन का संयम अभी भी उसे परेशान कर रहा था। क्या ये ग्रैंड ड्यूक का प्रभाव था? दिवंगत सम्राट का गुस्सा? मैंने कहा जाओ, एनॉक की खौफनाक घोषणा से टकरा गया। मैं अकेला हूं जो उसे नाराज कर सकता हूं। ऑर्बी ने खिड़की से बाहर देखा। एक गहरा सवाल कुतर रहा था, उन दोनों के बीच वास्तव में क्या हुआ था?
सिलास अपने बिस्तर पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक गहरी आशंका अंकित थी। उसने सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया कि वह सिर्फ जिज्ञासा के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। जोर देकर कहा कि शाही नाटक का उससे कोई लेना देना नहीं था। फिर भी एक परेशान करने वाली छवि बनी रही। दूसरी ओर एरान रॉड ने बड़बड़ाया, मेरा धन्यवाद ड्यूक। एक दस्तावेज पर टिका उसका नाजुक हाथ लगभग अगोचर रूप से कांप रहा था, जो एनॉक की कसकर बंद मुट्ठी के बिल्कुल विपरीत था। उसके व्यापक नियंत्रण का एक खामोश प्रमाण। सिलास ने अपना सिर पकड़ लिया, परेशान करने वाली याद को हिला नहीं पा रहा था। और फिर भी उसने सोचा, आज महारानी का दृश्य, शायद मैं इसे लंबे समय तक नहीं भूलूंगा। ग्रैंड ड्यूक एनॉक ने एक तेज खंजर पकड़ रखा था। उसकी तीव्र निगाहें आगे की ओर टिकी हुई थीं। सुरक्षा का एक वादा खौफनाक अधिकार के साथ मुड़ रहा था। महारानी एरॉन, उसका नाजुक शरीर उसके खिलाफ दबा हुआ, दुनिया का सामना उन आंखों से कर रही थी जो एक अशांत गहन इन तीव्रता से जल रही थी। उनके बीच का अकथित तनाव स्पष्ट था, जो उसके अस्तित्व के संघर्ष का एक स्पष्ट प्रतिबिंब था। उसने खुद को उसके समर्पित आलिंगन में एक अनिच्छुक बंदी पाया। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति उसकी ढाल और उसके सुनहरे पिंजरे की सलाखों दोनों के रूप में काम कर रही थी। अपने कक्षों की शांत एकांतता में एरान रॉड ने एक लंबे समय से प्रतीक्षित पत्र को पकड़ रखा था। उसके बचपन के दोस्त काउंट क्लेयर के शब्दों ने आशा की एक झलक पेश की, यह सुझाव देते हुए कि वे विवादास्पद कर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मिले। उसके होठों से राहत की एक हल्की सांस निकली। उसका मानना था कि उसे मनाना संभव था। उसका रणनीतिक दिमाग फिर ड्यूक एच की ओर मुड़ा, जिसे अपने उत्तराधिकारी के लिए एक मैच की आवश्यकता थी, एक और संभावित सहयोगी जिसे वह एक उपयुक्त संबंध की पेशकश करके सुरक्षित कर सकती थी। लेकिन जितनी जल्दी आशा आई, वह खट्टी हो गई। एक परिचित तनाव ने उसके माथे को कस दिया जब उसने वास्तविक बाधा बैरन के दुर्जेय मार्क्वेस पर विचार किया। एरान रॉड के विचार बैरन की दुर्जेय मार्क्वेस पर टिक गए। उसकी गहरी घृणा एक अभेद्य बाधा थी। वह उसे कैसे जीत सकती थी? राजनीतिक परिदृश्य ने कोई सांत्वना नहीं दी। ड्यूक सिलास ने मध्यस्थता की, लेकिन रईसों ने कर कटौती पर संदेह किया, जिससे ऑडिट का परिणाम अनिश्चित रह गया। एरॉन अपने कारण को भार देने के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी की लालसा रखती थी। अकेले उसने ग्रैंड ड्यूक एनॉक की व्यापक दमनकारी उपस्थिति को महसूस किया। एक प्रेतात्मिक हाथ उसका मार्गदर्शन कर रहा था, उसके सुनहरे पिंजरे की जंजीरों को कस रहा था। जब एक नौकरानी ने दिन के मामूली पत्राचार को प्रस्तुत किया, तो एरॉन की नाजुक उंगलियों ने कागजातों को सहलाया। क्या यह सब है? उसने बड़बड़ाया। नौकरानी ने पूछा कि क्या कुछ गलत है, लेकिन एरॉन ने केवल फुसफुसाया, नहीं, कुछ नहीं। उसका अस्तित्व का संघर्ष उसे खा रहा था। एरान रॉड, उसकी आवाज़ एक मद्म बड़बड़ाहट, ने उस दिन स्नान का उपयोग करने का अनुरोध किया। झुकती हुई नौकरानी ने तुरंत गर्म पानी और उपस्थिति की व्यवस्था करने की पेशकश की, लेकिन एरॉन ने धीरे से मना कर दिया। एक सूक्ष्म तनाव उसके कंधों को कस रहा था जब उसने जोर देकर कहा, कोई ज़रूरत नहीं, किसी को अंदर मत आने देना, मैं हमेशा अपने आप ठीक रहती हूँ। बाद में शानदार स्नान में डूबी चमकते पानी ने कोई वास्तविक शांति नहीं दी। पानी उसके चेहरे पर बह रहा था, जो अनगिरे आंसुओं से अप्रभेद्य था। योर मैजेस्टी, एक फुसफुसाहट ने खामोशी में गूंज कहा, एक प्रेतात्मिक अनुस्मरण उस सुनहरे पिंजरे का जिसमें वह रहती थी, यहाँ तक कि एकांत में भी। एरॉन की नाजुक उंगलियां स्नान के पानी को हिला रही थी। उसके मन में एक प्रेतात्मिक अनुगूंज थी, मुझे मत भगाओ, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुमने यह पद पाने के लिए मुझे क्या दिया था। या क्या तुम यह सोच रही हो कि हमारा वादा कभी अस्तित्व में नहीं था? तख्ता पलट की याद, गिरी हुई आकृतियां और जमीन पर लगा लाल रंग का तरल पदार्थ एक भयानक वजन के साथ उभरा। उसकी आंखें अनगिरे आंसुओं से भरी एक खामोश हाफ में बंद हो गईं जब पानी उसके चारों ओर छिलक गया। थकी हुई और असुरक्षित उसकी थकी हुई आत्मा पर बोझ था। उसे अचानक ठंडक महसूस हुई। एक मजबूत हाथ बाहर निकला। सो तुम अंततः जाग गई। एनॉक की आवाज ने खामोशी को चीर दिया। एरॉन की निगाह झटके से ऊपर उठी। उसका दिल धड़क रहा था जब उसकी विशाल आकृति मंडरा रही थी। अरान रॉड की नर्म आंखें आश्चर्य की हाफ में चौड़ी हो गई। एनॉक, उसने सांस ली। ग्रैंड ड्यूक की प्रभावशाली आकृति को पहले से ही करीब पाया। उसने उसकी चौंकी हुई निगाहों का सामना किया। उसकी गहरी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी। बहुत देर नहीं हुई, तुम गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। वह करीब झुका, उसकी घबराई हुई अभिव्यक्ति को देख रहा था। फिर भी तुम बहुत चौंकी हुई लग रही हो। क्या तुमने कोई सपना देखा था? एरॉन झिझकी, उसके गाल गुलाबी हो गए। नहीं, बस मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज हो सकते हो, बस इतना सा। एनॉक की लाल भूरी आंखें उसकी आंखों में घुस गईं। उसके होठों पर एक अधिकारी मुस्कान खेल रही थी जब उसने उसके डर को खारिज कर दिया। जैसे कि मैं तुमसे नाराज होने की हिम्मत कर सकता हूँ योर मैजेस्टी, उसने घोषणा की। उसकी निकटता एक भारी निर्विवादित उपस्थिति थी। एनोक झुका,
ये घोषणा करते हुए कि वो बैरन के मार्क्विस के क्षेत्र का दौरा कर चुका था। एरॉन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके होठों से एक नाजुक सवाल निकला, एनोक। उसकी उंगलियां धीरे से उसके चेहरे को सहलाते हुए समझाया कि उसने एक कर मुद्दे पर एक सख्त चेतावनी दी थी। उसे याद दिलाया कि वो हमेशा मार्क्विस को अप्रिय पाती थीं। शर्माते हुए एरॉन ने धीरे से स्वीकार किया कि मार्क्विस भारी हो सकता है। हवा में एक नरम करीबी ध्वनि भर गई जब एनोक के होठ उसके होठों से टकराए। एनोक, उसने फुसफुसाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने उसके गाल को सहलाया, उसकी लाल त्वचा को देखा। तुम गर्म महसूस कर रही हो, उसने बड़बड़ाया। उसकी निगाह तेज होती गई जब उसने आदेश दिया, तुम्हें आज रात जल्दी आराम करना चाहिए। एरॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। पसीने की एक बूंद उसके माथे पर बह रही थी। वो पूरी तरह से फंसी हुई थी। स्नान के पानी की खामोश छप-छप बंद हो गई क्योंकि एनोक ने अचानक एरॉन को टब से उठा लिया। उसकी हाँफ उसके भव्य कक्षों से ले जाने के दौरान निकली। उसने विरोध करना शुरू किया, ना, वहां बाहर इंतजार करो, लेकिन उसने तुरंत उसे टोक दिया। मैंने पहले ही सहायकों को विदा कर दिया है, उसने कहा। उसकी आवाज़ एक धीमी गड़गड़ाहट थी। उसने उसे धीरे से विशाल शाही बिस्तर पर बिठाया। चिमनी की चटकती आग ने कमरे में गर्म छाया डाली। आराम करो, उसने आदेश दिया, फिर चिमनी में और लकड़ियां रखने के लिए चला गया। एरॉन उसे देखती रही। उसके अंदर एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। ये अजीब है, यहाँ ऐसे बैठे हुए, उसने सोचा। बिल्कुल पुराने दिनों जैसा लग रहा है। एक गहरी थकान उस पर छा गई क्योंकि एनोक अब सावधानी से एक दस्तावेज की समीक्षा कर रहा था, टिमटिमाती लपटों पर विचार कर रहा था। अरन रोड की सांस रुक गई। एक धीमी हाँफ उससे निकली और भी की सूक्ष्म मुस्कान उसके दिमाग में कौंध गई क्योंकि उसने टिप्पणी की थी कि उसकी अनुपस्थिति में कितना कुछ हो गया था। एनोक की तीखी आवाज ने उसके नाजुक संयम को चीर दिया। तुमने काउंट ऑफ द क्लेयर बॉर्डरलैंड से क्या बात की? उसने दबाव डाला। उसकी निगाह भेदक थी। एरॉन के विचार दौड़ गए। उसे ऑर्बी का आकस्मिक उल्लेख याद आया कि काउंट जल्द ही शाही महल का दौरा करेगा। उसने मन ही मन एनोक की तीव्रता का सवाल किया। सच में एनोक? लेकिन एनोक की लाल भूरी आंखें अशुभिन इरादे से चमक रही थीं। मुझे डर है, योर मैजेस्टी। उसका हाथ मंडरा रहा था, एक खामोश खतरा। जैसे ही काउंट की यात्रा का विवरण देने वाला दस्तावेज अचानक विनाशकारी आग में भड़क उठा। ऐसा नहीं होगा, उसने घोषणा की। उसकी आवाज एक खौफनाक उद्घोषणा थी। एक विनाशकारी आग चटक रही थी जब एरॉन चिंतित होकर चिल्लाई, एनोक। उसका नाम पुकारते हुए मांगा कि क्या गलत था। उसने उसकी बाह पकड़ ली और उसने पागलपन से समझाया कि ड्यूक क्लेयर, एक शक्तिशाली रईस, को उसके दुश्मनों का विरोध करने के लिए मनाने की उसकी हताश आवश्यकता थी। एनोक की निगाह भेदक थी जब उसने उसके भोले दृष्टिकोण को चुनौती दी। क्लेयर एक दयालु व्यक्ति है, उसने जोर देकर कहा, ये विश्वास करते हुए कि कोमल शब्द काम करेंगे। एनोक की खौफनाक मुस्कान ने उसकी आशा को झुठला दिया। अगर तुम जानती कि वो वास्तव में तुम्हें कैसे देखता है तो उससे मिलने की तुम्हारी सारी ललक खत्म हो जाएगी, उसने घोषणा की। जैसे ही उसका हाथ अधिकारपूर्वक उसकी ठुड्डी को सहलाया, उसने दावा किया कि सीधे उससे अपील करना किसी भी रईस का दिल जीतने के लिए कहीं अधिक तेज होगा। एनोक ने एरॉन को करीब खींचा। उसके होठ उसके होठों को एक अधिकारी कोमल क्षण में मिले। जहां तक मेरी बात है, उसने बड़बड़ाया। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। उसके हाथ ने उसकी ठुड्डी को पकड़ा। एक नरम ध्वनि के साथ एक और अधिकारिक क्षण का दावा किया। पास ही फेंका हुआ दस्तावेज चटककर आंख बन गया जब लपटों ने उसे भस्म कर दिया। एरॉन ने एक घुटी हुई हाफ छोड़ी। उसकी आंखें परिचित आतंक से चौड़ी हो गईं। भव्य कमरा एक सुनहरे पिंजरे की तरह लग रहा था। एनोक की विशाल परछाई पॉलिश्ड फर्श पर खतरनाक तरीके से फैल रही थी, एक निर्विवादित उपस्थिति। रईसों ने अरन रोड को उसके राज्याभिषेक की पहली वर्षगांठ पर बधाई दी, लेकिन उसके सुंदर जवाब ने एक गहरी खामोश थकान को छुपा लिया। एनोक अपने नियंत्रण का दावा करते हुए आगे की बधाइयों को अचानक खारिज कर दिया और सभी को भोज का आनंद उठाने का आदेश दिया। एरॉन मुश्किल से एक आह छुपाते हुए पूछा कि क्या हिचकिचाते रईसों के पास कहने के लिए और कुछ था, जिससे उनके त्वरित और गहरे झुकने लगे। एनोक ने फिर समझाया कि चूंकि उसने अभी तक डांस फ्लोर पर कदम नहीं रखा था, इसलिए मेहमान अभी तक उसके पास आ रहे थे। उसने घोषणा की कि उसे पहला नृत्य करना होगा। एरॉन, उसकी आत्मा भारी, ने चुपचाप इसे एक व्यर्थ आबेतायत करार दिया। एनोक, उसकी निगाह अडिग, ने चुपचाप उसके समर्पण को चुनौती दी। पूछा कि वो ऐसा क्यों महसूस करती है। एनोक के शब्द एरॉन के विचारों को चीर रहे थे। उसकी आवाज़ कुछ क्षणों पहले से गूंज रही थी, जब उसने उसे उस समय की याद दिलाई थी जब उसने उत्सुकता से अपने दिवंगत पिता से बॉल्स में शामिल होने की भीख मांगी थी। कई बार कपड़े बदले थे, शुद्ध खुशी से भरी हुई थी। अब वो याद दूर लगती थी, उसके सुनहरे पिंजरे का एक क्रूर प्रतिबिंब। उस समय चीजें वास्तव में अलग थीं। वो सिंहासन पर बैठी थी, एनोक की छाया के नीचे, एक कठपुतली महारानी। ये महसूस करते हुए कि शुरू से ही एक आवाज ने उसका ध्यान भटकाया। योर मैजेस्टी, ड्यूक साइलस ने पूछा, एक क्षमायाचनापूर्ण मुस्कान पेश करते हुए जब उसने एनोक की हमेशा मौजूद आकृति को स्वीकार किया।
एरॉन, उसका दिल भारी, बस बड़बड़ाया। ड्यूक साइलस। एनोक की लाल भूरी आंखें, तीव्र और न झपकने वाली, सूक्ष्मता से दृश्य का पता लगा रही थीं, चुपचाप महत्वपूर्ण भोज में ड्यूक की उपस्थिति को नोट कर रही थीं। ड्यूक सिलास। उसके सुनहरे बाल महल की रोशनी के नीचे चमक रहे थे। एरन के सामने सम्मानपूर्वक झुके। ये महारानी के राज्याभिषेक की पहली वर्षगांठ का स्मरणोत्सव है मां? उसने पूछा। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। मैं व्यक्तिगत रूप से महारानी को अपनी बधाई देना चाहता हूं। एरन की गहरी भूरी आंखें उसके ईमानदार शब्दों पर थोड़ी नरम हो गईं। मेरा धन्यवाद, उसने बड़बड़ाया, एक दुर्लभ निर्बाध भावना। ड्यूक सिलास, हमेशा सुंदर, ने घोषणा की कि केवल आमंत्रित किया जाना ही सम्मान की बात थी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, एनॉक की आवाज ने हवा को चीर दिया। एक क्षण रुको। ड्यूक। एरन के विचार ड्यूक सिलास की ओर भटके। उसकी याद आई जब उसने पिछले कर मामले में बिना मांगे मध्यस्थता की थी। शिष्टाचार के एक दुर्लभ कार्य। वो धन्यवाद देने के लिए तरस रही थी, लेकिन एनॉक की आवाज ने हवा को चीरते हुए ड्यूक के प्रस्थान को रोक दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा कि भोज महारानी के पहले नृत्य की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर खौफनाक तीव्रता के साथ ड्यूक सिलास को उसके लिए इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, ताकि मेहमानों का आनंद सुनिश्चित हो सके। ड्यूक सिलास स्पष्ट रूप से अकड़ गया। एक आवाजहीन हाफ। एरन की गहरी भूरी आंखें हैरान अविश्वास में चौड़ी हो गईं। उसका दस्ताना पहना हुआ हाथ कांप रहा था। एनॉक की अंधेरी निगाह ने हैरान ड्यूक को भेद दिया। आप क्या सोचते हैं? उसने दबाव डाला, अपना क्रूर वर्चस्व स्थापित करते हुए। सिलास को एक भारी अकथित जवाब के साथ छोड़ दिया। ड्यूक सिलास, हमेशा सुंदर, ने पुष्टि की। बिल्कुल, योर मेजेस्टी। उसने सम्मानपूर्वक एरन के नाजुक दस्ताने पहने हुए हाथ को छुआ। एरन एक नाजुक आकृति बनी रही, अपने भव्य सिंहासन पर बैठी। आने वाले दायित्व का भार उस पर भारी पड़ रहा था। चिंता मत करो, सिलास ने तनावपूर्ण माहौल में सांत्वना देने का प्रयास करते हुए बड़बड़ाया। एनॉक, उसकी निगाह अडिग, ने फिर अपने इरादे की घोषणा की। मैं फ्लोर पर कदम रखूंगा, जैसा तुमने चाहा था। वो जानबूझकर विशाल लाल कालीन वाले बॉलरूम की ओर बढ़ा। उसकी विशाल परछाई चमकती रोशनी से लंबी हो गई थी, जो उसकी महारानी की प्रतीक्षा कर रही थी। एरन रोड। एक नाजुक आकृति अपने भव्य गाउन में विशाल बॉलरूम फ्लोर पर लड़खड़ा गई। उसके होठों से एक खामोश हाफ निकली। ड्यूक सिलास तुरंत उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। उसके हाथ धीरे से उसकी कमर को पकड़ रहे थे। क्या आप ठीक हैं? उसने धीरे से उसकी गतिविधियों का मार्गदर्शन करते हुए बड़बड़ाया। उसने एक नरम क्षमा मांगी। सिलास। एक दयालु मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने उसके स्पष्ट तलाव को नोट किया, ये स्वीकार करते हुए कि उसे नृत्य किए हुए काफी समय हो गया था। एरन, उसके गाल हल्के रंग के, ने नए स्टेप्स में अपनी अनुभवहीनता को स्वीकार किया। आशा व्यक्त की कि वो किसी भी गलती को नजरअंदाज कर देगा। उसने कोमल आश्वासन दिया, सुझाव दिया कि वो उसे कुछ स्टेप्स सिखा दे। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, एनॉक से एक अदृश्य शक्तिशाली ऊर्जा विकीर्ण हुई, जिसकी तीखी निगाहें उनकी हर बारीक बातचीत पर नजर रख रही थीं। ड्यूक सिलास ने चिकनाई से घोषणा की कि सीखने का सबसे प्रभावी तरीका बस कोशिश करना है। इससे पहले कि एरन इसकी अचानकता का विरोध करती, उसने उसे एक सुंदर आश्चर्यजनक घुमाव में घुमाया, उसे नीचे झुकाया। उसने एक आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा, क्या ये अधिक मजेदार नहीं था? एक क्षण भर के लिए एक वास्तविक मुस्कान एरन के होठों पर छू गई, जब उसने स्वीकार किया कि यह वास्तव में सुखद था। लेकिन वो नाजुक खुशी तुरंत बिखर गई। कमरे के उस पार एनॉक की खौफनाक निगाह उन पर टिकी हुई थी। उसकी अंधेरी उपस्थिति ने भव्य हॉल से सारी गर्माहट छीन ली। जब एरन की सांस उसके गले में फंस गई, एरन का दिल धड़क रहा था। एक आदिम परांतरंग उसके पेट में कुंडली मार रहा था। ड्यूक सिलास की सुकून देने वाली उपस्थिति एनॉक की खौफनाक जांच के तहत वाष्पित हो गई। दमनकारी आभा बढ़ती गई, एक प्रेतात्मिक फुसफुसाहट में बदल गई, जो भव्य हॉल में घुस गई। क्या तुम पहले ही भूल गई हो कि तुम पर क्या अपराध है? योर मेजेस्टी। उसकी आंखें बिना गिरे आंसुओं से भर गईं, एक अतीत का भार जिससे वो बच नहीं सकती थी। उसका दम घोट रहा था। फिर एक अचानक चकाचौंधिया देने वाला बदलाव। सालों पहले दीप्तिमान लिनिस्टर साम्राज्य में एक कोमल आवाज ने पुकारा, एरन। एक छोटी प्रसन्न एरन अपने प्यार करने वाले पिता की बाहों में दौड़ आई। पिताजी, वो चमकते हुए चिल्लाई। सावधान एरन, उसने उसे कसकर पकड़ते हुए हंसते हुए कहा। लेकिन मैं बहुत खुश हूं, वो उससे लिपटते हुए बड़बड़ाई। एक छोटी प्रसन्न एरन रोड ने अपने प्यार करने वाले माता पिता से पूछा, क्या वे उसकी डेब्यू बॉल की होस्टिंग कर रहे हैं, ये घोषणा करते हुए कि ये उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन होगा। जैसे ही उसके पिता ने स्नेह से उसके बालों को सहलाया, उसने उसकी तेजी से बढ़ती उम्र पर अचंभा किया। एक सहायक ने फिर उसकी घोषणा की और एरन मुड़ी। एनॉक को उसे देखते हुए पाकर हैरान हो गई। एनॉक, उसने हाँफते हुए कहा। उसने सम्राट और महारानी को सम्मानपूर्वक झुके। उसके पिता ने लॉर्ड रोर को उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दिया, फिर एरन को उसकी देखभाल में सौंप दिया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। एरन के गाल शर्म से लाल हो गए जब उसने एनॉक की ओर देखा, जिसकी तीव्र निगाह उससे मिली। सम्मान की अतिथि के रूप में वो जल्द ही चमकते बॉलरूम में उसके साथ सुंदरता से वॉल्ट्स कर रही थी। एक छोटी एरन, आंखें चमक रही, ने एनॉक को कोहनी मारी। देखो, क्या मेरी पोशाक चमक नहीं रही? उसने फुसफुसाया, अपना रहस्य बताते हुए। दरअसल
दर्जनों ने कपड़े में अनगिनत रत्न सी दिए थे। जब उसने सोचा कि क्या उसे साझा करना चाहिए, तो उसने कबूल किया कि मैंने ये तुम्हें प्रभावित करने के लिए करवाया था। कोमलिया तब धूमिल हो गई जब एरॉन एनॉक के साथ वॉल्स कर रही थी। अपने पिता के कठोर चेहरे को याद किया। एनॉक के माता पिता के आसपास एक सन्नाटा तनाव। फिर एक भेदी चीख ने वॉल रूम की सुंदरता को तोड़ दिया। म्यान से तलवारें खिंच गईं जब एक सैनिक दहाड़ा। रोड के ग्रैंड ड्यूक, आप पर राजद्रोह का आरोप है, आप गिरफ्तार हैं। एनॉक के माता पिता ने चमकते हुए हॉल में अराजकता उतरते देखकर भय से देखा। एक भयानक भगदड़ ने बॉल रूम को अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि सैनिकों ने ग्रैंड ड्यूक रोर और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। उसने अपनी रिहाई की मांग की, जबकि उसने राजद्रोह के आउटरेजियस दावों का विरोध किया। बढ़ती अराजकता के बीच एक नौकरानी द्वारा पकड़ी गई युवा एरॉन एनॉक को हिंसा रोकने के लिए चिल्लाई। पिताजी, कृपया मेरी मदद करो, उसने विनती की। लेकिन उसके पिता एक खामोश दूर की आकृति बने रहे। एक कठोर आदेश ने राजकुमारी को उसके कक्षों में जाने का आदेश दिया। जैसे ही उसे ले जाया गया, आंसुओं ने उसकी दृष्टि धुंधली कर दी। युवा एनॉक, उसकी तीव्र निगाह उस पर टिकी हुई ने वादा किया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर भी उस लड़के द्वारा कहे गए वे खौफनाक शब्द, जिसका भविष्य पहले से ही लंबी छाया गाल रहा था, एक मुड़े हुए वादे की नींव रख दी। एनॉक की तीव्र निगाह ने एक बार सुरक्षा का वादा किया था। उसके शब्द, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक ढाल थे। एरॉन उस आशा की उस किरण से चिपकी हुई शायद उस पर विश्वास कर सकती थी, शायद उसके अटल संकल्प में एक सांत्वना का क्षण पा सकती थी। लेकिन जैसे जैसे अराजकता बढ़ी और भव्य हॉल भयानक ध्वनियों से गूंज उठा, उस लड़के द्वारा कहे गए वे खौफनाक शब्द, जो जल्द ही उसकी दुनिया पर हावी हो जाएगा, दुखद रूप से बदल गए। वे पहला गहरा झूठ बन गए जो एनॉक ने कभी बोला था। एक भविष्य की भयानक नींव रख दी जो टूटे हुए विश्वास पर बनाया गया था, और उसकी मुड़ी हुई भक्ति पहले से ही उसकी वास्तविकता को नया आकार दे रही थी। नाजुक फूलदान फर्श पर बिखर गया जब एरॉन लड़खड़ा गई। राजद्रोह और भारी जीत शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने हताशा से इनकार किया, जोर देकर कहा कि एनॉक कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। लेकिन उसकी आशा तब क्रूरता से बुझ गई जब एक महिला प्रतीक्षा ने सम्राट के फैसले की पुष्टि की। रोर का पूरा घराना बर्बाद कर दिया गया था। अपने माता पिता की किस्मत पहले से ही सील थी। अंतिम झटका लगा। एनॉक की अपनी अंतिम सजा एक सप्ताह में निर्धारित की गई थी। दुनिया झुक गई और अंधेरा हो गया जब एरॉन गिर गई। नौकरानी की उन्मादी चीखें उसके बेहोश रूप से अनसुनी रह गईं। बारिश खिड़की पर टपक रही थी जब अर्नारॉड की आंखें एक बेचैन नींद से खुली। एक आकृति उसके बिस्तर के पास खड़ी थी और उसने अविश्वास में उसका नाम फुसफुसाया। ये एनॉक था। उसका चेहरा खरोचों से भरा था और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन उसकी उपस्थिति ने कमरे को भर दिया। उसने धीरे से उसे डांटा, ये सुनकर कि उसने दिनों से खाने से मना कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू भराए एरॉन ने कबूल किया कि यह अपने पिता को सुनने के लिए मजबूर करने का एकमात्र तरीका था। उसकी आस्तीन से चिपकी उसने वो खबर दी जिसके लिए उसने अपना स्वास्थ्य बलिदान कर दिया, उसे बताते हुए कि उसके पिता ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। एनॉक की जान बख्श दी गई थी। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने धीरे से एनॉक के खरोचे गए चेहरे को पकड़ा। उसका नाम एक आवाज में फसफसाया जो चिंता से भरी थी। उसने उसकी किस्मत समझाई। उसके पिता ने उसके कुलीन पद को छीन लिया था, लेकिन ये उसकी दलील थी जिसने उसे दया दी थी। एरॉन के चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब उसने माफी मांगी, उसकी और उसके परिवार की रक्षा करने में विफल रहने के अपराध से अभिभूत थी। उसकी माफी स्वीकार करने के बजाय एनॉक ने उसकी बाह पकड़ ली। उसकी तीव्र निगाह उसकी आंखों में जकड़ी रही जब उसने एक खौफनाक प्रतिज्ञा की। अब से वो हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो। उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा एक भयानक याद पर गूंज उठी। मूसलाधार बारिश के बीच एक हिंसक दुर्घटना ने रात को चीर दिया जब शाही कैरेज अराजकता में फेंक दिया गया। महल में वापस अफवाहें आग की तरह फैल गई, भूस्खलन की एक दुखद कहानी पेश करती हुई। दरबारियों ने बड़बड़ाया कि महारानी उस भयानक घटना में गुजर गई थीं, जबकि सम्राट को सिर में गंभीर चोट लगी थी जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए थे। विनाशकारी नवाचार ने एरॉन की दुनिया को पूरी तरह से तोड़ दिया, उसे अनिश्चित और भयानक भविष्य का अकेले सामना करने के लिए छोड़ दिया। शोक के काले वस्त्र पहने एरॉन एक दिवा स्वप्न में खड़ी थी। रईसों की सहानुभूतिपूर्ण फुसफुसाहटें उसकी दुखद स्थिति के बारे में मुश्किल से उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसका भाई और भी पास आया। उसकी अभिव्यक्ति अपनी बेचारी अभिभूत बहन के लिए चिंता का मकौटा थी। उसका नाम धीरे से पुकारते हुए उसने उससे कहा कि वो अब से अपने बड़े भाइयों पर भरोसा करे, ये वादा करते हुए कि वो अपने पिता के स्थान पर उसकी देखभाल करेंगे। उसने उसे एक खोखले आलिंगन में खींच लिया, लेकिन जैसे ही एरॉन उससे चिपकी, सांत्वना देने वाला मकौटा टूट गया। और भी की आंखों में एक ठंडी चमक ने उसकी वास्तविक महत्वाकांक्षा को प्रकट किया। एक चिंतित रईस महिला ने पास आकर पूछा कि क्या महारानी ठीक हैं? एरॉन ने चक्कर को टालने की कोशिश की, जोर देकर कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी नाजुक गिरती हुई आकृति ने उसे धोखा दे दिया। कमरा घूमने लगा जब उसने अपना संतुलन खो दिया। जैसे ही वो गिरी, एक युवा स्वामी ने उसे पकड़ा। उसका चेहरा चिंता का मकौटा था, लेकिन अचानक एनॉक की विशाल उपस्थिति वहां थी। उसने सहजता से एरॉन को अपनी बाहों में ले लिया, दूसरे आदमी को ठंडेपन से खारिज कर दिया। उसकी उन्मत्ती बेहोश आकृति को नीचे देखते हुए उसने दरबार को घोषणा की कि वो केवल थकी
ढकी हुई है। उसकी पकड़ में फंसी एरॉन की पलकें तड़तड़ाहट से फड़फड़ाई। एक युवा स्वामी ने विनम्रता से अपनी बाह की पेशकश की, महारानी से उस पर झुकने के लिए कहा क्योंकि वह उसे उसकी सीट तक ले गया। कुर्सी पर बैठते ही एरॉन ने राहत की सांस ली, शाम का भार उस पर आ गया। ठीक उसी समय ड्यूक एच ने पास आकर उसके सुंदर नृत्य की तारीफ की। उसने टिप्पणी की कि वह और उसका साथी पूरी तरह से तालमेल में दिख रहे थे, एक टिप्पणी जिसने तुरंत एनॉक से एक अंधेरी अधिकारी घृणा भरी निगाह खींची। ड्यूक ने फिर आगे बढ़ते हुए पूछा कि 20 साल बाद भी उसने अभी तक एक पति क्यों नहीं चुना था। स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त कारॉन ने जोर देकर कहा कि उसकी शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। एक रईस की आवाज सिंहासन कक्ष में गूंज उठी। उसने ढिठाई से सम्राट की शादी से इनकार करने पर सवाल उठाया। उसने जोर देकर कहा कि एक भरोसेमंद उत्तराधिकारी स्थापित करना उसका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य था। जैसे ही एरॉन अपने सिंहासन पर जमी हुई बैठी थी, सार्वजनिक दबाव से स्पष्ट रूप से परेशान एनॉक आगे बढ़ा। उसका स्वर खतरनाक रूप से शांत था क्योंकि उसने पूछा कि वह आदमी क्या संकेत दे रहा था। कथा तब एक दर्दनाक रहस्य प्रकट करती है। एरॉन का नाजुक स्वास्थ्य ने एक उत्तराधिकारी पैदा करना असंभव बना दिया था। यह छिपा हुआ ज्ञान हवा में लटक रहा था। एनॉक की निगाह कठोर हो गई। उसने ठंडेपन से पूछा कि क्या रईस वास्तव में नहीं समझता था। रईस ने ड्यूक से सहमति जताते हुए कहा कि महारानी पुरुष नहीं बल्कि महिला थीं। जैसे ही वह बोला, एक क्रूर जानकार मुस्कान ने एनॉक के होठों को मरोड़ दिया। रईस ने फिर एक आश्चर्यजनक घोषणा की, जोर देकर कि एक पति के बिना भी वह एक उत्तराधिकारी पैदा करने में पूरी तरह सक्षम थी। ये शब्द एरॉन पर एक शारीरिक आघात के बल से टकराए। उसकी आंखें पूर्ण आघात और आतंक में चौड़ी हो गईं। असंभव दावे ने उसके संयम को तोड़ दिया और उसे भयानक निहितार्थों से अभिभूत छोड़ दिया। एक रईस की आवाज आक्रोश से कांप रही थी। उसने मांग की कि क्या एनॉक यह सुझाव दे रहा था कि वे सिंहासन पर एक नाजायज बच्चे को बिठाएं। उसने ड्यूक पर 600 वर्षों की शाही वैधता की अवहेलना करने का आरोप लगाया। अप्रभावित एनॉक की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। जब उसने जवाब दिया कि पिता की स्थिति महत्वहीन थी, उसने तर्क दिया कि महारानी से पैदा हुए बच्चे से अधिक वैध कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। जैसे ही एक और आदमी ने ड्यूक को चुप कराने की कोशिश की, एनॉक की निगाह जहरीली हो गई। उसने उस पर अपने बेटे को पति बनाने के लिए बेताब होने का आरोप लगाया, भले ही उसका इस्तेमाल करना पड़े। रईस ड्यूक के आरोप पर अविश्वास में हकला गया, लेकिन एनॉक ने बस पुष्टि की कि वह केवल इसलिए बोला क्योंकि उस आदमी के इरादे इतने स्पष्ट थे। इससे पहले कि तर्क और बढ़ता, एरॉन की आवाज ने आश्चर्यजनक बल के साथ गूंजते हुए उन दोनों को रोकने का आदेश दिया। अपने वर्षों से परे थकी हुई दिख रही, उसने धैर्य की भीख मांगते हुए समझाया कि उसका शासन अभी शुरू हुआ था और अभी उत्तराधिकार पर चर्चा करना बहुत भारी था। अपनी महारानी के संकट का सामना करते हुए एनॉक और रईस दोनों ने औपचारिक रूप से बहुत जल्दबाजी करने की माफी मांगी। हालांकि कमरे में तनाव मोटा और दम घोटू बना रहा। जैसे ही एक निराश रईस ने गुस्सा किया, उसके बेटे ने उसे शांत करने की कोशिश की, पिछले विस्फोट को अत्यधिक वफादारी के लिए जिम्मेदार ठहराया। बूढ़े आदमी ने कड़वाहट से सोचा। उसे यकीन था कि अगर ग्रैंड ड्यूक रोर की दम घोटू उपस्थिति नहीं होती तो वह महारानी को मना सकता था। लेकिन जैसे ही वे गए, एरॉन को कोई राहत नहीं मिली। एनॉक तुरंत फिर से करीब आ गया। उसकी परछाई सिंहासन पर उस पर पड़ रही थी। उसका हाथ पकड़कर वह करीब झुका। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। उसने पूछा कि वह अभी भी शादी पर विचार करने से क्यों इनकार करती थी। उसका अहंकार उसे सांस से रहित और फंसी हुई छोड़ रहा था। जैसे ही रईसों ने दूर से देखा, उन्होंने ग्रैंड ड्यूक के बारे में फुसफुसाया, एक आदमी जो स्वेच्छा से महारानी के वफादार कुत्ते के रूप में काम करता था। उसके सार्वजनिक विस्फोट का तनाव अभी भी भव्य हॉल में बना हुआ था। अकेली बैठी एक रईस महिला ने शराब का एक अस्थिर घूंट लिया। दूसरे ड्यूक के प्रति उसकी हाल ही क्रूरता को वास्तव में आश्चर्यजनक पाया। वह निजी तौर पर उसके साथ हमेशा किनारे पर रहता था, लेकिन सार्वजनिक रूप से वह एक त्रुटिहीन मुखौटा बनाए रखता था। वह सोचने लगी कि वह क्यों बदल गया था। अचानक एक दस्ताने वाले हाथ ने धीरे से उसके बालों को सहलाया, जिससे वह चौंक गई। उसकी विशाल उपस्थिति अब उसके ठीक बगल में थी। उसकी लाल भूरी आंखें उस पर टिकी रहीं जब उसने शराब का एक धीमा घूंट लिया। उसने नोट किया कि वह सामान्य से अधिक पी रही थी, सोचते हुए कि उसने सोचा कि पेय में कुछ खास स्वाद होगा। उसकी जांच के तहत तनावग्रस्त एरॉन ने बस इतना जवाब दिया कि ऐसा नहीं था। ठीक उसी समय उनकी तनावपूर्ण खामोशी दो रईस महिलाओं ने तोड़ी, जो एक गहरा झुकते हुए महारानी का अभिवादन कर रही थीं। चौंकी एरॉन हिचकी, लेकिन एक तनावपूर्ण स्वागत करने में सफल रही। उनमें से एक ने फिर अपनी प्रशंसा भरी निगाह एनॉक की ओर मोड़ी, चंचलता से पूछा कि क्या वह नृत्य करने की योजना बना रहा था। एनॉक ने चिकनाई से रईस महिला के नृत्य के निमंत्रण को टाल दिया, दावा किया कि उसने बहुत अधिक शराब पी ली थी। जब उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक लग रहा था, तो उसने जवाब दिया कि वह महारानी के सामने ऐसी कमजोरी नहीं दिखा सकता। उसे किसी और समय नृत्य का वादा किया। इस आदान प्रदान ने एरॉन को एक दूरस्थ स्मृति में डुबो दिया, एक पिछली बॉल की, एक समय जब एक छोटे एनॉक ने वास्तविक चिंता से उसके संपर्क किया था। वर्तमान में झटके से वापस आकर उसने उसका सामना किया। उसकी आवाज छिड़ी हुई थी, एक अपरिचित अधिकारी भावना के साथ।
उसने स्वीकार किया कि उसे उन महिलाओं के साथ उसे हंसते हुए देखना पसंद नहीं था, जिससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने स्वीकार किया कि वह अभी भी पसंद नहीं करती थी और पूछा कि क्या वह जानता था कि उसकी पीठ पीछे क्या कहा जाता था। दर्दनाक यादें उभरीं। रईस महिलाओं की प्रेतात्मा फुसफुसाहट यह दावा कर रही थी कि उनकी सगाई जल्द ही टूट जाएगी। उन्होंने गपशप की थी। रोड डची एक उत्तराधिकारी के लिए बेताब थी, उसके जैसी नाजुक महिला के लिए कोई उपयोग नहीं था। हकलाते हुए उसने दावा किया कि यह सब शुरू से ही उसकी सनक थी। उसकी साधारण सहमति ने उसे चौंका दिया, लेकिन फिर उसने उन महिलाओं से फिर कभी बात न करने का वादा किया। पूछा कि वह उसके दर्द को कैसे अनदेखा कर सकता था। उसकी कोमल मुस्कान के बावजूद एरॉन को याद रहा कि उसकी दयालुता केवल उसकी नहीं थी। एरॉन ने सोचा कि वो इतनी मूर्ख क्यों थी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि एनॉक सबके प्रति दयालु था कि वो अपने लिए अकेले उसकी सच्ची अछूती भावनाओं की सख्त लालसा रखती थी। उसने केवल उसका सुंदर विनम्र भारी रूप देखा था, कभी ये नहीं समझा कि वो भी कितना कीमती था। अचानक दृढ़ संकल्प के साथ वो सिंहासन से उठी। उसकी ओर पीठ करके वो बिना एक शब्द कहे भव्य सीढ़ियों से नीचे उतर गई। स्तब्ध खामोशी में खड़ा रह गया। एक हैरान एनॉक केवल उसके पीछे हटते हुए रूप को पुकार सकता था, रात में महारानी के अचानक प्रस्थान पर सवाल उठाते हुए। दम घोटू बॉलरूम से भागते हुए एरॉन चांदनी बगीचे में हवा के लिए हाँफ रही थी। रात की घटनाओं से पूरी तरह से घुटन महसूस कर रही थी। अचानक झाड़ियों में एक सरसराहट ने उसे और उसकी बुजुर्ग साथी को चौंका दिया, जिसने तेजी से मांग की कि छिपा हुआ व्यक्ति स्वयं को प्रकट करे। एक घबराई हुई आवाज ने उनसे रुकने की विनती की, जोर देकर कहा कि वो घुसपैठिया नहीं था। जैसे ही सुनहरे बालों वाला एक युवक छाया से बाहर निकला, उसका चेहरा आश्चर्य से पहचाना गया। ये ड्यूक सिलास था, जो महारानी को देखकर उतना ही चौंका हुआ लग रहा था जितना वो चांदनी महल के बगीचों की शांति में उसे देखकर थी। एक प्लैटिनम गोरे बालों वाली महिला एक घबराए हुए युवक के पास आती है। वो पूछती है कि वो इतनी दूर क्या कर रहा है, और वो भी छिपकर। वो जल्दी से इनकार करता है, समझाता है कि वो ताज़ी हवा के लिए बाहर आया था और एक फूल से विचलित हो गया था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था।